just recording and sharing with you PDF। एंड आई थिंक कि हम लोगों को कुछ शायद राइटर इंडियन लेके चल रहे थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वी हैव डन ब्रिटिश राइटर्स। उसमें एक उनका रह गया था, बट आई विल डू दैट थिंग आल्सो। सो टुडे आई विल टेक रविन्द्रनाथ टैगोर, जो मेरे सामने नजर आ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को शायद हमने नहीं लिया था, कुछ उनके एस्पेक्ट हैं, थोड़ा सा ही है, बहुत उस पे बात नहीं करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर आप देखेंगे तो यू आर गेटिंग हियर वर्ड कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही वाज बोर्न इन 1861, डाइड इन 1941। 1861 में जन्म हुआ, 1941 में उनकी मौत हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर इन 1913। तो यू आर गेटिंग इट वर्ड कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड winner for literature in 1913 was an icon of Indian culture. He is also called Gurudev by Mahatma Gandhi. So this is very important point here. He is also called Gurudev by Mahatma Gandhi. He was born in 1861, died in 1942. Number one point, we all know that he was belonging to Calcutta, and you will come to know कि Rabindranath Tagore, आथर ऑफ गीतांजलि, जो आथर हैं किसके, गीतांजलि की, इनको नोबेल प्राइज का मिला था 1913 में। वाज एन आइकन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इनको गुरुदेव किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। द नोबेल प्राइज वाज कन्फर्ड टू हिम स्पेशली फॉर हिज गीतांजलि। करें, जो नोबेल प्राइज है उनको कंफर्म किया गया किसके लिए, स्पेशली फॉर गीतांजलि के लिए। सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स, ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ हिज वर्क। गीतांजलि का जो पूरा है उसका नाम है कि गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ हिज वर्क्स। ही वाज द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा, द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज, द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। जॉर्ज फिफ्थ गेव हिम द द टाइटल ऑफ नाइटहुड होना चाहिए। जॉर्ज फिफ्थ गेव हिम द लिटिल नहीं, द टाइटल ऑफ नाइटहुड। जॉर्ज फिफ्थ ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी, बट रिटर्न इट इन 1919। लेकिन उन्होंने 1919 ईस्वी में इसको वापस कर दिया था, आफ्टर द जलियांवाला बाग मास एकड़, जब जलियांवाला बाग मास एकड़ हुआ था। सो एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है कि उनको नाइटहुड की उपाधि किसने दी है, जॉर्ज फिफ्थ ने दी है। और जॉर्ज फिफ्थ उस समय जो है वहां के बादशाह थे इंग्लैंड के, और उन्होंने इस टाइटल को वापस कर दिया था 1919 में। क्यों वापस कर दिया था, चूंकि जलियांवाला बाग मासेकर हुआ था। W. B. Yeats gave the introduction of the English version of Gitanjali, which contains 10 poems। कह रहे हैं कि डब्ल्यू बी येट्स ने जो एक विच कंटेन्स 103 पोएम्स होना चाहिए। कह रहे हैं कि डब्ल्यू बी येट्स ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा था गीतांजलि का, जिसमें 103 पोएम्स है। डब्ल्यू बी येट्स गेव द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि विच कंटेन्स 103 पोएम्स। इंपॉर्टेंट वर्क्स यू आर गेटिंग की गीतांजलि जो पोइट्री है 1910 में, टोटल 103 पोएम्स है। द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, एक उनका ड्रामा है 1881 में, वाल्मीकि प्रतिभा। उसके बाद आपका मुक्त धारा ड्रामा है 1922 में, मुक्त धारा 1922 में। आगे आप देखते हैं द सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस विसर्जन 1890 में आई है, ड्रामा है। द पोस्ट ऑफिस डाकघर 1912 में, ड्रामा है। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय देवब्राता मुखर्जी। इसको ट्रांसलेट करने की, द पोस्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द पोस्ट ऑफिस किसका है, द पोस्ट ऑफिस डाकघर, ये 1912 में आया हुआ ड्रामा है। और किसने इसको ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश बाय देवब्राता मुखर्जी। और एक उनका है घर घर बायरे, द होम एंड द वर्ल्ड, 1916 में आया है। इसमें मेन कैरेक्टर निखिल है, बिमला है। उनके नॉवेल भी कुछ हैं, सेक्रीफाइस एंड
उनका एक नॉवेल है थॉट रेलिक्स, 1920 में पब्लिश्ड इन इंग्लिश, सैक्रिफाइस एंड अदर प्लेस 1917 में, द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में। इट इज अ compilation of lectures by him, The Religion of Man. The book, The Religion of Man, The Gardener, he translated into English. So you are getting here only one point, और वो कौन सा पॉइंट है कि what was done by this man. You will come to know कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, he was born in 1861, died in 1941. Just I want to ask you कि which state he belongs. He belongs to Calcutta. Now can you tell me when did he got Nobel Prize? Yeah, when did he got Nobel Prize for literature? For which work? For गीतांजलि. What is the जो टाइटल गीतांजलि का पूरा है क्या था? And how many poems are in गीतांजलि? 103. 103। और उसका जैसा आपने बताया कि उसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या है? गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि उन्होंने उसका खुद गीतांजलि ओरिजिनली किसमें लिखी गई है? या बंगाली में, या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डब्ल्यू बी येट्स ने किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद किया हुआ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, यू आर नॉट इन पोजीशन टू टेल मी कि इतना मतलब वो सब अभी मैंने बता उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद डब्ल्यू बी येट्स ने किया हुआ है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो उनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? सॉरी, किसने दिया था? ज- जॉर्ज फिफ्थ ने उनको दिया हुआ था टाइटल, और जो टाइटल का दिया गया उसका डेट नहीं है, लेकिन उन्होंने इस टाइटल को वापस कब किया है? व्हाई डिड ही रिटर्न दिस अवार्ड? जलियांवाला बाग मासेकर, या। एंड हु रोट इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि? डब्ल्यू बी येट्स रोट इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि। व्हेन वाज ही बॉर्न? व्हेन डिड ही डाई? So he was born in 1861 and died in 1941. And you are getting what? You are getting important work. गीतांजलि जो पोइट्री है 1910 में, टोटल 103 पोएम्स है। द जीनियस ऑफ वाल्मीकि ड्रामा 1881 में, वाल्मीकि प्रतिभा है। मुक्ताधार ड्रामा है 1922 में, द वाटरफॉल, द सैक्रिफाइस वर्जन। जस्ट आई वांट टू नो कि द पोस्ट ऑफिस कब आई हुई है? या 1912 में। इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया है? देवव्रता मुखर्जी। हाँ हाँ, देवव्रत। हाँ, अगर आप वहां पे करेंगे तो देवव्रत ही होगा। दैट इज या। एंड वन थिंग आई वांट टू जस्ट टू नो कि इसके अलावा जो गीतांजलि है, जो पोइट्री जो 1910 में बंगाली में आई है, जिसमें 103 पोयम्स है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1931 में, और उनको नोबेल प्राइज जो भी मिला रहा हो, या 1910 में आई है, बाद में उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अल्टीमेटली जो गीतांजलि है, उस गीतांजलि में आपने देखा होगा उन्होंने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा बात की, और एक उनका जो आइडियोलॉजी था कि हाउ टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, या हाउ टू रिफॉर्म सोसाइटी। जो हिपोक्रिट है, धर्म का जो एक ढोंगीपन है, जो दिखावटीपन है, उस पर भी उन्होंने अटैक किया हुआ है। सो यू विल कम टू नो। और गीतांजलि आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, नॉट हियर, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग, बट when you go with this
पार्टिकुलर वर्क तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक तो उनका गीतांजलि है और दूसरा उनका द पोस्ट ऑफिस। ये चीज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट। वी हैव टेकन हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर हो चुका था। वी हैव टेकन आल्सो राजा राव को भी हम लोगों ने ले लिया था। राजा राव के अलावा एक और राइटर को भी, जैसे अभी रविन्द्रनाथ टैगोर पे बात की, राजा राव के अलावा और कौन से राइटर को भी हैव कवर्ड? We have covered Girish Karnad, Raja Rao. It means that we have not taken V.S. Naipaul. या एनी अदर राइटर जो अभी और रह गए थे ब्रिटिश में, क्या रह गया था? चार्ल्स लैम एंड टी.एस. एलियट, ठीक। इन दोनों का पीडीएफ भी नहीं थे, इसका मतलब 3 पीडीएफ। और अमेरिकन में एक भी नहीं हुआ अभी। देखिए, हम जो है लैम पे कुछ बातें कर ले रहे हैं, बाकी उसका जैसे ही पीडीएफ आएगा वो चीजें जो है वो करेंगे। एक तो सबसे पहला चीज कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर आथर लैम को लेकर के, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, इसको आप लिख लीजिएगा, चार्ल्स लैम। When we talk about Lamb, तो there are certain points which you have to remember. सबसे पहला चीज की, a romantic essayist। दूसरा पॉइंट, an informal essayist। someone has not muted। bosom friend, bosom friend of Coleridge। bosom friend of Coleridge। you will come to know कि चार्ल्स लैम की ये पॉइंट है, और रोमांटिक essayist, एन इनफॉर्मल essayist,
बोसम फ्रेंड ऑफ कॉलेज, और वो कॉलेज के बोसम फ्रेंड रहे हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इंटीमेसी विद रीडर। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी। सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी। नेक्स्ट पॉइंट, रेवरी, REVRIE। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस पोएटी कैसे। नेक्स्ट पॉइंट, wrote about his family members। wrote about his family members। नेक्स्ट पॉइंट, died in poverty। नेक्स्ट पॉइंट, followed the writing pattern of Montaigne। not Bacon। Montaigne। Montaigne, not Bacon। नेक्स्ट, एसेज ऑफ इलिया। एक उनका इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ एसे। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो दीज आर द पॉइंट्स जो वहां पे आपको ध्यान में रखना है। कंटेम्परेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। एंड कॉलरिज। नेक्स्ट, गॉट द टाइटल प्रिंस एमंग एसेइस्ट।
गॉट द टाइटल प्रिंस एमंग एसेइस्ट। इंपॉर्टेंट ऐसे में दो ऐसे का नाम, ड्रीम चिल्ड्रन एंड कॉन्वालिसेंट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑथर यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट, जो उसको एक, इफ आई से कि दैट इज द फॉर्मल स्टडी, यू विल कम टू नो कि ये सारे चीजें उनसे रिलेटेड रहा है। ऑलरेडी यू हैव गॉन, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई डोंट नीड कि इसको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एसेज ऑफ इलिया उनका कलेक्शन ऑफ एसेज रहा है, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत एसेज लिखे हुए हैं। उसके अलावा उनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ओ और उनकी सिस्टर का मिला हुआ वर्क है, जॉइंट वर्क था। और उनके दो इंपॉर्टेंट ऐसे रहे हैं, ड्रीम चिल्ड्रन एंड कन्वालिसन। ड्रीम चिल्ड्रन में आपने बीए में पढ़ा होगा कि ही टोल्ड अबाउट हिज ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, जॉन लैम के बारे में, अपने यंगर ब्रदर बिलव्ड एलिस डब्ल्यू एन, और टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं उनको। तो ये चीजें रही है। कन्वालिसेंट में जो उनका ऐसे है उसमें उन्होंने बताया कि जो एक पेशेंट होता है, मरीज होता है, जब कोई बीमार होता है तो वह बिल्कुल राजा जैसा हो जाता है, लोग उसकी सेवा में लगते हैं या क्या क्या चीजें, इसको लेकर के उन्होंने बात किया। सो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड ड्रीम चिल्ड्रन, यू फाइंड कन्वालिसेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट एसेज ऑफ, टू इम्पोर्टेंट एसेज। एक इसके अलावा क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो करके है, जिसमें उन्होंने अपनी इंटीमेसी दिखाई है कॉलरिज के साथ। सो यू फाइंड दिस थिंग कि ड्रीम चिल्ड्रन एंड कन्वालिसन और क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो। नेक्स्ट मैं एक और लिख दूं, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो। तो यू दीज थिंग्स यू फाइंड कि ये चीज इनका रहा है। और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, दे डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ऑल द family members died of tuberculosis। ये चीजें आप देखेंगे, ऑल द फैमिली मेंबर्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वी हैव टू गो विद दिस पॉइंट्स, या ये सारी चीजें रही हैं जो हम देख रहे हैं वहां पे। या मैं उस स्लाइड को कुछ और चीजें बता दूं कि जो एक्सप्लेन करने लायक है। ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में हमने बात किया, कन्वालिसेंट के बारे में। ड्रीम चिल्ड्रन किसका एग्जांपल है? रेवरी का एग्जांपल है, डे ड्रीम का एग्जांपल है, और प्रोस पोएटिक ऐसे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, थोड़ा सा एक चीजें जानना है कि उन्होंने अपने एसेस में, अपने एसेस में इनफॉर्मल रिलेशन तो बनाया ही है, साथ ही साथ लाइक लाइक बेकन, बेकन ही डज नॉट इंस्ट्रक्ट रीडर्स टू फॉलो दिस और दैट। ही डज नॉट इंस्ट्रक्ट रीडर्स टू फॉलो दिस और दैट, ये एक उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बेकन ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, बेकन में टीचिंग का एक ही बिहेव्स लाइक अ टीचर इंस्ट्रक्टर एंड ही सेज you have to follow this or that, but you find that no, not at all. You, there is no command, no instruction, no preaching at all, but you find what you find, intimacy, and you will come to know that he makes a very healthy relationship with his followers and behaves like a friend and shares the personal experiences, whatever he has उस सबको शेयर करते हैं अपने रीडर के साथ. बाकी I told you कि what was the condition, he died in poverty, all the family members died of this tuberculosis. He himself was suffering from it, and this is why he could not marry. Throughout life, his beloved was Alice W.N., and he has described this situation in his essay Dream Children. This is the name of the essay Christ Hospital 530 years ago. एंड यू विल कम टू नो उन्होंने क्या किया. उनके जो कंटेम्परेरी थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज थे. कॉलरिज से उनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था. उनको जो टाइटल दिया गया प्रिंस एमंग एसेइस्ट, किसने दिया, ह्यूज वॉकर ने दिया हुआ प्रिंस एमंग एसेइस्ट. ये टाइटल उनको ह्यूज वॉकर ने दिया है. एंड यू आल्सो कम टू नो एसेज ऑफ इलिया, उनका कलेक्शन ऑफ एसेज है. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर की ट्रेजिडी और कॉमेडी को लेकर के जो है ये उनकी वो उनकी बहन ने लिखा हुआ है. ये वर्क जॉइंट वर्क है. एंड ही रोट अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो इनफॉर्मल एसेइस्ट होता है, इनफॉर्मल एसेइस्ट ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ friend. He wants to keep intimacy with reader, shares the personal experiences, and he unfolds or unlocks heart and mind with his reader. So you will come to know this particular situation जहाँ पे wrote about his family members died in poverty. That is another point. So you find these things कि फैमिली मेंबर्स के बारे में जैसे ड्रीम चिल्ड्रेन को लेके उन्होंने बात किया है. ग्रैंड मदर फील्ड, ब्रदर जॉन लैम, beloved Alice W.N. and others. So you will come to know about these things. You will come to know about these things. And followed the writing pattern of Montaigne. उन्होंने Montaigne already I told you कि Montaigne a well known French essayist, and you will come to know कि he was also informal essayist. So the pattern of writing was followed by him. The pattern of writing was followed by this man. That was who? That was uh, Charles Lamb. Charles Lamb imitated. Yeah, if I would not like to use the word he was much influenced by that essay. No, not at all. But you find the same pattern, the way of writing which was done by that essay is the same thing he followed. So Montaigne, I mean, और इसमें similarity. If the question comes कि Lamb is similar to whom, तो Lamb is similar to Montaigne. But there is a dissimilarity. लेकिन एक dissimilarity वो किसके किसके बीच में, there is a dissimilarity between uh, Bacon and this lamb. And these things I explained. And other point you will come to know followed this writing pattern Montaigne का. Intimacy with reader, already I told you कि informal essayist, and being informal essayist he makes a friendship, intimacy, shares the personal experiences, unlock his heart and soul, and there is subjectivity, there is personality. All these things we find, and this is what this is a reverie, an example of daydream. That is another important point. Prose poetic essay, it's a very important point. This prose poetic essay means what? This prose poetic essay means कि he wants to tell कि whatever he has written in prose, you find the attributes of poetry also. तो पोइट्री का एट्रीब्यूट्स प्रोज में नजर आता है. इमोशंस है, फीलिंग्स है, एंड यू विल कम टू नो कि जो पोइट्रिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सप्रेशन का, वो सब चीजें. और रोमांटिक एसेज से, रोमांटिक एसेज मतलब ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज. एंड इनफॉर्मल एसेज, इनफॉर्मल एसेज का मतलब you already know कि no formal relation, not behaving like a teacher, instructor or preacher but like a friend.
intimacy with reader, and bosom friend of Coleridge. All these things you find. So generally, I told you about this essay because already you have gone in when you are doing graduation or post graduation, you have gone with these essays. Therefore, I told you only some points which are highly significant to understand. उसको लेकर के मैंने बात किया है. And many things you will get in जो आपका बुक है उसमें जो है आप पाएंगे. दैट विल कम वेरी सून. उसमें यू विल, तो उससे रिलेटेड चीजें होंगी वहां पे. So these things I shared with you. Uh, just I want to know. Now, can you tell me what is the time? 8:56. Now we have 8:56. So you will come to know कि we have gone with this author. Now I want to share about what about, now I want to talk about T.S. Eliot कि T.S. Eliot का what you have to keep in your mind. T.S. Eliot को मैं डिटेल में बहुत चलूंगा, लेकिन उनमें से क्या क्या चीजें आपको खुद से करते रहना है उसको यहाँ पे मैं बता दूं. शेयरिंग विद यू, शेयर व्हाइट बोर्ड, दैट इज व्हाट की स्टार्ट नाउ. टी.एस. एलियट के बारे में लेकर के. He was born in 1888, died in 1965. Born American, American, American critic, dramatist and poet, but settled down in London. बॉर्न अमेरिकन क्रिटिक, वो अमेरिकन क्रिटिक भी हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं एंड पोएट भी हैं, बट सेटल डाउन इन लंदन. ये चीज टी.एस. एलियट से रिलेटेड है. ही वाज born in 1888 इन सेंट लुइस मिसौरी, अमेरिका में. डाइड इन 1965. एंड यू विल कम टू नो कि उनका अपना जो टाइम रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का या हाई मॉडर्निज्म. एंड नेक्स्ट पॉइंट कि उन्होंने क्या क्या कहा है. ही सेड ही वाज अ क्लासिस्ट, a classist, comma, critic. एंड सी से एक वर्ड और मैंने आपको बताया था. ही सेड दैट ही वाज अ क्लासिस्ट, क्रिटिक. ही जस्ट फॉरगॉट. नो, शायद परहैप्स ड्रामेटिस्ट मैंने यूज किया था. अ क्लासिस्ट, अ क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट. एंड ड्रामेटिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट की कंटेम्परेरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, कामा, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड. द क्रेडिट गोes to him to revive
poetic play and poetry in modern age. नेक्स्ट पॉइंट, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इसको रिवाइव किया, REVIV, इन पोइटिक प्ले एंड पोइट्री इन मॉडर्न एज। उनके अपने वर्क में क्या क्या आप पाते हैं? मिथ, सिंबल, इमेज, IMAG, इमेज कामा एल्यूजन, references, legendary characters, indirect way of saying, world war experiences, world war experiences, lust, passion, materialistic life, clash between clash between spiritualism and materialism, clash between materialism and spiritualism. So what do you find? You find these things in his work, जिसमें जो है वार एक्सपीरियंसेस को लेके, लस्ट को लेके, पैशन को लेके, मटेरियलिज्म को लेके, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, comma lack of humanism, comma infatuation, comma gambling, downfall of morality, goodness and virtue. All these things we find in the works of this man. उनके चीजों में ये सब चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने और क्या क्या यूज किया है? फ्री वर्स, इंटीरियर मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड डिसऑर्डर। ऑब्जेक्टिविटी, इम्पर्सनालिटी, उनकी पोइट्री में ऑब्जेक्टिविटी, इम्पर्सन, सारी बातें मैंने आपको बताया, लेकिन मैं केवल लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पर्सनालिटी है, एंड यू फाइंड मैडम
नोट नहीं हो पा रहा क्या? मैडम कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। फ्री वर्ड। हाँ, हो गया। मैडम हैव यू डन इट? पहले की जितने स्लाइड्स हैं सब क्लियर हो गई हैं? और ये आप, नो टाइम टू एक्सप्लेन एट ऑल। चलिए, अच्छा फिर से आना पड़ेगा। अ, अ, या नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी हो गया, और क्या बात कर रहे थे, एक पॉइंट। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी के बाद इम्पर्सनालिटी लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं, लिख चुके। इम्पर्सनालिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बहुत स्लो चलना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एंड इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब उनका जो रहा हिज वर्क्स, उनके वर्क्स में आइएगा, एक है उनका एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। आप लोग कर लीजिए, बता दीजिएगा। दूसरा ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तीसरा ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट्स। चौथा उनका क्रिटिकल बुक है सैक्रेड वुड। पांचवा है यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। नाउ हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, मेटाफिजिकल पोएट्स है, सैक्रेड वुड है, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये सब उनके क्रिटिकल वर्क रहे। 1 2 नो, हैव यू डन इट? नेक्स्ट है उनका पोइट्री में क्या क्या है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। दूसरा लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। दूसरा है द वेस्ट लैंड। तीसरा है बर्ट नॉर्टन। नोट कर लिए, बताइएगा। चौथा है जर्नी टू मेजाई।
पांचवा है जीरांशन। मेजाई, MHGI। हिज प्लेस। हिज प्लेस में एक है उनका द रॉक, दूसरा मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल। जल्दी कर दिए लग रहा है। नोट कर लीजिए तब चलते हैं आगे बढ़। द द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, ओके। तीसरा है कॉकटेल पार्टी। पार्टी। चौथा है कॉन्फिडेंशियल क्लार्क। पांचवा है द फैमिली रियूनियन। कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लार्क, द फैमिली रीयूनियन। सो दीज आर द वर्क्स। मैं थोड़ा सा स्लाइड फिर से एकदम शुरू से कर दूं। देखिए, ये तो 1888 में जन्म हुआ, 1990 ईस्वी में, 1965 में उनकी मौत हुई है। डजेंट मैटर। बॉर्न अमेरिकन थे और वो क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे एंड पोएट थे। बट सेटल डाउन इन लंदन, लेकिन लंदन में सेटल हो गए थे। ही सेड ही वाज अ क्लासिस्ट, क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। तीन वर्ड उन्होंने कहा कि मैं क्लासिस्ट हूँ, क्रिटिक हूँ, ड्रामेटिस्ट हूँ। उनके समय के जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स वगैरह या जो राइटर थे, एक W.B. येट्स बड़े फेमस थे, जेम्स जॉयस बहुत फेमस रहे हैं, एंड वर्जीनिया वुल्फ। ये तीनों लोग जब आते हैं तो उस समय को हाई मॉडर्निज्म कहा जाता है, जो 1922 से शुरू होता है। इन तीनों लोगों का नाम मैं फिर से बता दूं: जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड W.B. येट्स। when they show their presence, that time is known as high modernism. And what was that time? That time was 1920, 1922 ईस्वी में। ये बात रही है। क्यों? क्योंकि द वेस्ट लैंड जो था पोइट्री में एक बड़ा काम माना जाता है, 1922 में आया हुआ था। नावल में जेम्स जॉयस का जो है यूलिसिस आया था, वो 1922 ईस्वी में आया था। तो जिन्होंने सारे ट्रेंड्स को बदल दिया, वर्क को। द क्रेडिट गोज टू हिम टू रिवाइव। उन्होंने रिवाइव किया, क्या रिवाइव किया? पोएटिक प्ले रिवाइव किया और पोइट्री। मैंने आपको जब लेक्चर डिलीवर किया था, आई सेड कि इट वाज सेड दैट विद द डेथ ऑफ टेनिसन पोइट्री विल डाई, बट द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू रिवाइव पोइट्री एंड ड्रामा। उन्होंने इसको रिवाइव किया। उनकी पोइट्री में क्या है? मिथ है, सिंबल है, इमेज है, एल्यूजन है, रिफरेंसेस है, लीजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग है, वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस है, लस्ट है, पैशन है, मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, क्लैश बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म है, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज है। मैडम, हैव यू नोटेड इट? कोई चीज छूटा तो नहीं किसी का? ये सब ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन। ऑलरेडी मॉडर्न इज, जब मॉडर्न इज पढ़ाए थे तब भी, इवन T.S. Eliot व्हेन वी हैव गॉन देन आई टोल्ड यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स यू फाइंड इन द पोइट्री इन द वर्क्स ऑफ दैट मैन। मॉरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन है, लैक ऑफ ह्यूमनिज्म है, इन्फेचुएशन है, गैम्बलिंग है जो हर जगह देखने को मिलता है, डाउनफॉल ऑफ मोरालिटी है, गुडनेस और वर्च्यू की कमी मॉडर्न एज में थी। उन्होंने फ्री वर्ड्स का यूज किया है, इंटीरियर मोनोलॉग, लव सॉन्ग ऑफ जेल्फर प्रूफ्राक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर दिखाया है, ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पर्सनालिटी है। इतना हो गया है। ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, ये भी बातें हुई थी, एसोसिएशन ऑफ
सेंसिबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड उनके जो क्रिटिकल एसेस। बाकी जो उसके बाद मैं स्लो चला था, मुझे लगता है सबको ही पता है क्या क्या ये पढ़ना है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग एक कर ले रहे हैं। बाकी इस वर्क पर थोड़ा सा डिटेल में भी बात करनी पड़ेगी, जो हम लेक्चर के थ्रू या और पॉइंट वगैरह नोट कराएंगे। अभी तो आप एज ऑथर उसमें कर लिए, जैसे मुझे क्या लेना, मुझे दो चीज रविन्द्रनाथ टैगोर में गीतांजलि को लेना होगा, गोरा को लेना होगा, और पोस्ट ऑफिस को लेना होगा। मुझे माइंड में कि उसको लाइव आकर के बात करना होगा, और इसमें भी ऐसे ही वर्क पे आकर के, लेकिन एक जनरली उनका आपको पूरा पता चल गया। लैम्प पर, लैम्प पे कुछ अलग से नहीं लेना है, लैम्प पे मैटर आपको सेंड कर दिया जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। टीएस एलियट पे द वेस्टलैंड लेना है, प्रूफ्राक को लेना है, और उसके अलावा एक वर्क उनका है जिसका नाम है द फैमिली रियूनियन, उस पर लेना पड़ेगा। वो लिस्ट बना करके उस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो नाउ यू ऑल हैव डन इट। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज जस्ट ये कहना चाहता था, जस्ट आई वांट टू नो व्हाट्स टाइम। 9:16। अच्छा, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट ये बात आपसे करना चाहता था कि जिन लोगों को बुक मंगानी है, मुझे अपना नाम, एड्रेस, उसको तुरंत का तुरंत मेरे इंडिविजुअली, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअली मेरे, ताकि मैं उसको नोट कर सकूं। ग्रुप में बहुत ज्यादा आ जाएगा। कितनी पीसेस मंगानी है, क्या करना है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो बुक आपको पड़ रही है वो 400 की पड़ेगी, अगर इफ यू परचेज फ्रॉम दिस प्लेस से। उसका जो प्राइस है 500 पड़ रहा है, बट आपको 20% का डिस्काउंट फ्रॉम दिस साइड यू विल गेट। तो जिसको मंगाना होगा, जो भी पीसेस मंगाना होगा, यू कैन जस्ट सेंड मी, अपना एड्रेस आप लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको जो है बता दिया जाएगा कि उस अकाउंट नंबर में आपको उस पर डाल दीजिएगा। मैं पब्लिशर का दे दूंगा, पब्लिशर वाले में आप डाल दीजिएगा, रिसीट मुझे भेज दीजिएगा, या मेरे वाले में डाल दीजिएगा, मैं पब्लिशर को वहां से सेंड कर दूंगा। तो जितनी कॉपीज जिस एड्रेस पे मंगानी होगी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक दो दिन में वो मार्केट में आ जाएगी, या हो सकता है 2 या 3 दिन में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको सेंड कर दिया जाए। वट एवर यू वांट टू से, या जो भी जरूरत होगी आप मुझे बताइएगा। बिकॉज यू विल गेट 20% डिस्काउंट फ्रॉम दिस साइड, और उस इस तरह से यू कैन जस्ट गेट इट। और अपना मुझे बता दीजिएगा क्या है क्या नहीं मामला है। जस्ट इंडिविजुअली मुझे सेंड करिएगा एड्रेस, ताकि मैं नोट कर सकूं। ठीक। किसी को और कुछ कहना है? एनी? किसी भी बुक सेलर पे नहीं मिलेगा 20%। कारण है कि उसमें देखिए, उसमें आप ये समझिए कि जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरशिप, तीनों का सिलेबस एक में है। और मार्केट में आप देखेंगे तो लोग केवल टीजीटी के नाम पे 300-400 रुपए की किताब निकाल रहे हैं, फिर जीआईसी लेक्चरशिप की अलग से 400 की निकाल रहे हैं, फिर पीजीटी के नाम पे अलग 300 की निकाल रहे हैं। तो वो अलग अलग किताबें निकाल करके 1200 रुपए की 3 किताबें आपको खरीदवा देते हैं। और हमने तीनों का सिलेबस एक में किया हुआ है, जबकि करीब 400 पेज में गई हुई है उसका, चौड़ाई वगैरह सब कुछ वो है। तो बहुत ही चीजों को करने के बाद वो किया गया है। और आप जितनी भी बुकें मंगा रहे होंगे, वो सारी, कोई भी बुकें 300 के नीचे नहीं आ रही है। और उसमें लिटरी टर्म्स लोग अलग से करा रहे हैं, लिटरी टर्म्स का अलग से आ रहा है सब कुछ। इवन मतलब दैट्स अ सिंगल बास्केट वेयर यू फाइंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, जितने आथर है, पूरा सिलेबस सारी चीजों का। इसलिए हमें थोड़ा सा देर लगी, वरना मैं भी चाहता तो टुकड़े टुकड़ों में मार्केटिंग करने के पर्पज से कर सकता था, बट आई डोंट हैव पर्पज उसका। और मुझे है कि आप 20% का डिस्काउंट, आई थिंक यू विल गेट ओनली फ्रॉम दिस साइड, यहीं से ही आपको मिलेगा। ओके। ये अगर अगर नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा हो जाता तो मैं उससे बात कर सकता हूँ और भी चीजें, लेकिन ये मेरी ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी पीसेस जा रही है। अगर नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा होगा तो मैं जरूर बात कर लूंगा उससे, उनसे जो है। ये मैं सिंगल सिंगल पीसेस का अगर कोई मंगाता तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीसेस अगर ज्यादा होगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, हो सकता है कि मुझे 20 की जगह 25% का मिल जाए डिस्काउंट, ये चीजें हो सकती है। मैं एक सिंगल पीस की मैंने बात की है। और उसमें भी, उसमें आप डिस्काउंट की बात करें, उसमें भी वो पोस्टल चार्जेस जो है वो अपनी ही तरफ से लगा रहे हैं। जो पोस्टल चार्जेस उनका जाएगा 30 से 35 रुपया करीब करीब पड़ेगा। तो आप ये मान चलिए वो 400 में उन्होंने पोस्टल चार्जेस भी अपना इंक्लूड किया, वो जो है, जबकि वो 400 में केवल बुक ही बुक दे रहे हैं लोगों को। पोस्टल चार्जेस भी वो आपसे नहीं ले रहे हैं ना। इस एड्रेस पे भेजेंगे। ठीक है, आप जिसको करना होगा बता दिए, बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब, जो है आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है।